गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव। आज हम पढ़ेंगे डी एवं एफ ब्लॉक के तर्क का भाग 5। पहले हम 4 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम 5वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और सही से समझेंगे। तो चलिए फिर देर किस बात की है, शुरू कर। तो आज हम पढ़ेंगे भौतिक गुण, जो कि आपकी पुस्तक में 4.3.1 में दिया हुआ है। ठीक है, भौतिक गुण पे हम दृष्टि डालेंगे और ये आपकी बुक में 4.3.1 पे है। तो ये आप पुस्तक से अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, ताकि और अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ये भौतिक गुण पढ़ते हैं। तो अब पहले हम बात करेंगे, पॉइंट नंबर 1 लिखते हैं। ठीक है, संक्रमण धातु जिंक, कैडमियम तथा मर्क्यूरी के अपवादों के साथ अधिक अति कठोर तथा अल्प वाष्पशील होती है। इनके गलनांक व कप्तनांक उच्च होते हैं। ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि संक्रमण धातु मतलब डी ब्लॉक के तत्व है ना, डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण धातु बोलते हैं। ठीक है, जिंक, कैडमियम तथा मर्क्यूरी के अपवाद होते हैं। जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी यहाँ पे अपवाद है। ठीक है, जो वैसे भी संक्रमण तत्वों में नहीं आते। संक्रमण तत्वों में सिर्फ वही आते हैं जिनके डी कक्षक अपूर्ण होते हैं, है ना। और जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, है ना, ZnCdHc और Ag सिल्वर भी जो है ना, इन चारों में क्या है, डी कक्षक इनके पूर्ण है। मतलब डी कक्षक में कितने 10 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। तो इनमें 10 के 10 इलेक्ट्रॉन है ना, अपनी मूल अवस्था और ऑक्सीडेशन अवस्था दोनों में, है ना। इसमें इनके पूर्ण कक्षक है, इसलिए संक्रमण धातु में नहीं आते। इसलिए वो कह रहे हैं संक्रमण धातु जिंक, कैडमियम तथा मर्क्यूरी के अपवादों के साथ, है ना, इनके अपवाद के साथ अति कठोर तथा अल्प वाष्पशील होते हैं। ठीक है, तो ये जो संक्रमण धातु है, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, हाँ, वो अति कठोर तथा अल्प वाष्पशील होते हैं। अति कठोर मतलब बहुत कठोर होते हैं और अल्प वाष्पशील मतलब वॉलेटाइल नहीं होते। ठीक है, इनके गलनांक व कप्तनांक उच्च होते हैं। इनके गलनांक मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। गलनांक मतलब पता है ना कि किस टेम्परेचर पे, मतलब किस तापमान पे जो कोई धातु है वो गलना शुरू हो जाता है ना, मेल्ट होना शुरू हो जाता है। और कप्तनांक जिसमें वो खोलना शुरू हो जाता है ना, उसी को हम कप्तनांक बोलते हैं। ठीक है, तो जो डी ब्लॉक में जो संक्रमण धातु होती है, संक्रमण धातु है ना, तो उनके गलनांक और कंपनांक काफी उच्च होते हैं। ठीक है, मतलब ज्यादा तापमान देना होता है इन्हें गलाने के लिए और खौलाने के लिए। ठीक है, कप्तनांक बॉइलिंग पॉइंट के लिए। ठीक है, तो चित्र 4.1 में 3D, 4D तथा 5D श्रेणी की संक्रमण धातुओं के गलनांक दिए गए हैं। ठीक है, हम जो चित्र देखें उसमें 3D, 4D और 5D श्रेणी की संक्रमण धातुओं के गलनांक दिए गए हैं। चलो देखते हैं। हम्म, तो ये देखो, ये यहाँ पे गलनांक है ना। गलनांक किसमें, एक 10⁻³ 10 की घात 3 केल्विन में, है ना। तो ये जो टेम्परेचर है, ये जो तापमान है, वो 1000 केल्विन का है ना। मतलब ये हो गया 1000 केल्विन, ये 2000 केल्विन, ये 3000 केल्विन, है ना, ये 4000 केल्विन। और यहाँ पे हमने परमाणु क्रमांक लिख रखे है ना, एटॉमिक नंबर लिख रखे हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये जो है, ये देखो TI से, ये देखो इसमें SC नहीं है, स्कैंडियम नहीं है ना, ये सीधा TI से शुरू है, टाइटेनियम से शुरू है ना। और कहाँ पे खत्म है, AG पे। AG पे नहीं, यहाँ कहाँ पे CU पे, SE। ये कौन सी श्रेणी है, ये 3D श्रेणी है ना। ये है 3D श्रेणी, तो ये वाली ये 4D श्रेणी है ना। कहाँ से, ZR से शुरू है और यहाँ पर AG पे खत्म है ना। और ये HF से शुरू है और CU पे खत्म है। ये अपनी 5D श्रेणी है ना, ये अपनी 5D श्रेणी। ठीक है, तो ये देखो, यहाँ पर गलनांक जो है वो सबसे ज्यादा किसका है, 5D श्रेणी के तत्वों का गलनांक सबसे ज्यादा है। उसके बाद 4D श्रेणी के तत्वों का गलनांक है। और सबसे कम है 3D श्रेणी के तत्वों का गलनांक, है ना। और इसमें भी आप देख रहे हो CR, MO और W, है ना। CR, MO और W इनके सबसे ज्यादा है ना, उसके बाद थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ये संक्रमण धातु के गलनांकों की प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो क्या है। तो उच्च गलनांक का कारण अंतरा परमाणविक धात्विक बंधन में NS इलेक्ट्रॉन के अतिरिक्त N-1 कक्षकों के अधिक इलेक्ट्रॉनों की भागीदारी है। अब ये क्या है, उच्च गलनांक क्यों होते हैं। उच्च गलनांक का कारण ये है, अंतरा अंतरा परमाणविक धात्विक बंधन, है ना, जो इंटर एटॉमिक मतलब परमाणु परमाणु के बीच में जो धात्विक बंधन होता है ना, उसके वजह से इनका गलनांक सबसे ज्यादा मतलब उच्च गलनांक है ना। और इनमें NS इलेक्ट्रॉन के साथ साथ डी कक्षकों N-1 डी कक्षकों में भी इलेक्ट्रॉनों की भागीदारी होती है, इसलिए इनका गलनांक कितना उच्च है ना।
ns इलेक्ट्रॉन कैसे, जैसे 3d श्रेणी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 4s के इलेक्ट्रॉन तो है ही है, और साथ में n-1d कक्षक, मतलब 4 में से एक गया तो 3d कक्षक, मतलब 4s का, अगर हम 3d की बात करें है ना, 3d की, तो 4s कक्षक और 3d कक्षक, इनमें जो इलेक्ट्रॉन है ना, इन दोनों में जो इलेक्ट्रॉन है, इन सब की भागीदारी है, इस वजह से इनका गलनांक इतना उच्च है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये देखते हैं, केवल Mn तथा Tc के अपवादों को छोड़कर, केवल Mn मतलब मैंगनीज तथा Tc के टेक्नीशियम के अपवादों को छोड़कर किसी भी श्रेणी में धातुओं के गलनांक D5 विन्यास पर अधिकतम होते हैं तथा बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के साथ गलनांक में नियमित रूप से कमी आती है। ये देखो, वो कह रहा है किसी भी श्रेणी में जब हम जाएंगे है ना, जिस भी श्रेणी में डी में 5 इलेक्ट्रॉन हो, डी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन हो, तो उनका गलनांक सबसे ज्यादा होता है यहाँ पे। लेकिन अपवाद भी है, Mn मैग्नीज और Tc को, है ना, Mn और Tc का अपवाद है। बाकी श्रेणी में हम गाएंगे तो जिस भी डी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन, जैसे 3d5 हो गया है ना, तो मतलब 3d5 तो Mn होता है, लेकिन Mn का अपवाद है, इसमें नहीं होता। लेकिन कुछ जो है जिनमें 5 डी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका गलनांक सबसे सबसे ज्यादा उच्च होता है। उसके बाद वो धीमे धीमे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वो कम होता जाता है। ठीक है, लेकिन D5 में सबसे ज्यादा होता है। D5 में सबसे ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो डी कक्षक है वो आधा भरा हुआ है ना। जैसे डी कक्षक कहाँ तक, डी कक्षक में हम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, D5 का मतलब क्या हुआ, डी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन। जब डी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो आधा भरा हुआ है, वो आधा भरा होता है जब डी कक्षक, तो वो सबसे सही तरीके से, सबसे स्टेबल या सबसे सही कंडीशन में होता है, इसलिए उनका जो गलनांक है वो सबसे ज्यादा होता है। मतलब कोई परमाणु जो है अगर वो बिल्कुल सही है, उसे ना मतलब बिल्कुल स्टेबल, बिल्कुल सही कंडीशन में है ना, तो उसे उस कंडीशन से हटाने के लिए, उस स्थिति से हटाने के लिए ज्यादा तापमान लगेगा, है ना, सीधी सी बात है। अगर आप बिल्कुल सही हो, है ना, मतलब आप बहुत अच्छे से जीवन जी रहे हो, और तो आपको अगर बहुत ज्यादा मतलब किसी दिक्कत में डालना होगा तभी तो आप वहां से भागोगे, है ना। तो यही इनके साथ है कि अगर डी फाइव में ये बिल्कुल सही से स्थिति में है, इसलिए इन्हें उस स्थिति से बिगाड़ने के लिए ज्यादा तापमान लगता है। कोई दिक्कत नहीं। चलो, इनकी कड़न एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के मान उच्च होते हैं, जैसे कि चित्र 4.2 में दर्शाया गया है। इनकी जो कड़न एंथैल्पी होती है ना, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, है ना, इनके मान काफी उच्च होते हैं, जैसे कि अभी देखना चित्र 4.2 में यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम समझते हैं। ठीक है, चलो, हाँ, ये देखो, ये है डेल्टा एफ, ये हमारी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है या कड़न एंथैल्पी, और ये हमारे परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो एक्स अक्ष पे हमने परमाणु क्रमांक लिया है, और वाई अक्ष पे हमने कड़न एंथैल्पी ली हुई। ठीक है, तो ये किलो जूल में है। किलो जूल क्या है, जूल क्या होता है, एनर्जी की एक यूनिट होती है ना, तो ये किलो जूल में है ना, किलो जूल पर मोल में। अब ये देखो, अभी देखो, ये जो लाल वाली है वो श्रेणी 1 है, ये जो ब्लू वाला है ना, नीला वाला श्रेणी 2 है, और हरा वाला श्रेणी 3 है। ठीक है, तो ये हो गई अपनी श्रेणी 3, 2 और 1। ये देखो, यहाँ पे सबसे ज्यादा कड़न एंथैल्पी किसकी है, श्रेणी 1, मतलब 3D श्रेणी की कड़न एंथैल्पी सबसे ज्यादा है। उसके बाद है 4D श्रेणी की, उसके बाद है 5D श्रेणी की। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना, कड़न एंथैल्पी किसकी सबसे ज्यादा, 3D श्रेणी की, फिर है 4D श्रेणी की, और फिर अंत में है 5D श्रेणी की। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर आगे कुछ नहीं, यहाँ पे वाई एक्स पे हमने वो दिया है, एक्स एक्स पे परमाणु क्रमांक, और हमने बस 3 श्रेणी का कंपेयर किया है कि किस श्रेणी की कड़न एंथैल्पी ज्यादा है और किसकी कम है। 3D की सबसे ज्यादा है, फिर 4D की, और फिर 5D की। चलो, ये है चित्र 4.2 पे संक्रमण तत्वों की कड़न एंथैल्पी की प्रवृत्ति। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो प्रत्येक श्रेणी के लगभग मध्य में उच्चतम मान इस तथ्य को दर्शाता है कि प्रबल अंतरा परमाणविक अन्योन्क्रिय के लिए प्रति डी कक्षक के अयुग्लित इलेक्ट्रॉन का होना विशेष रूप से अनुकूल है। ये क्या कह रहा है, प्रत्येक श्रेणी के लगभग मध्य में, है ना, मध्य में उच्चतम मान इस तथ्य को दर्शाता है, मध्य में जैसे हमने देखा था ना गलनांक पे भी, तो जो डी कक्षक है ना, डी कक्षक जब मध्य में होता है, मध्य में मतलब उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, डी कक्षक में जब 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तब वो सबसे सही स्थिति में होता है। तो ये क्यों, क्योंकि उस टाइम के उसमें प्रबल अंतरा परमाणविक अन्योन्यास क्रिया के लिए प्रति डी कक्षक एक अयुग्लित इलेक्ट्रॉन का होना विशेष रूप से अनुकूल है ना।
मतलब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड मतलब जो जोड़े में ना हो, है ना, जो खुला है, जैसे दो, जैसे D2 है, तो D2 में क्या हुआ, D2 में दोनों के दोनों जोड़े में, D4 जोड़े में, D6 ये भी जोड़े में। ये जब हम D5 की बात करते हैं तो यहाँ पे चार तो जोड़े में, लेकिन एक अकेला बच रहा है ना, पांच है ना, तो पांच का जोड़ा तो हो नहीं सकता, दो दो चार हो गए, बचा एक। देखो एक अनपेयर्ड मतलब एक जो है वो जोड़े में नहीं, ठीक है, तो उस वो जब होता है, वो इलेक्ट्रॉन अयुग्लिक इलेक्ट्रॉन होता है, तो जो इंटर अंतर अंतरा परमाणविक ऊर्जा होती है वो बिल्कुल सही होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, सामान्यतः संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी उतना ही प्रबल परिमाणिक आवर्धन होगा। ये कह रहा है जब संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी, मतलब जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, संयोजकता इलेक्ट्रॉन होगी, ठीक है, उतनी ही प्रबल परिमाणी आवर्धन होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो, चूंकि धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव के निर्धारण में कण एंथैल्पी एक महत्वपूर्ण कारक है, अतः बहुत उच्च कण एंथैल्पी अर्थात बहुत उच्च कंपनांक वाली धातुओं की प्रवृत्ति अभिक्रियाओं में उत्कृष्ट रहने की होती है। इलेक्ट्रोड विभव के लिए बाद में देख रहे, ये कह रहा है क्योंकि धातुओं के जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है उनको निर्धारण करने में सबसे बड़ा योगदान किसका, कण एंथैल्पी का होता है ना। जब किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोड विभव निर्धारण करते हैं, मतलब उनके मानक का निर्धारण करते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा जो योगदान होता है तो किसका, कण एंथैल्पी का होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अतः बहुत उच्च कण एंथैल्पी, मतलब जब कण एंथैल्पी बहुत ज्यादा होगी अर्थात बहुत उच्च कप्तनांक, अगर कण एंथैल्पी सबसे ज्यादा है तो उनका कप्तनांक भी सबसे ज्यादा होगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। वाली धातुओं की प्रवृत्ति अभिक्रियाओं में उत्कृष्ट रहने की होती है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, अच्छे समझ में आ गया। चलो, और इलेक्ट्रो विभव के लिए बाद में देखेंगे, अभी हम आगे इलेक्ट्रो विभव भी देखेंगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो चित्र 4.2 के आधार पर एक अन्य सामान्य नियम निकाला जा सकता है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के संगत तत्वों की तुलना में द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के तत्वों की कर्ण एंथैल्पी का मान अधिक होता है, ठीक है, क्या कह रहा है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के संगत तत्वों की तुलना में द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के तत्वों की कर्ण एंथैल्पी का मान अधिक होता है। यह भारी संक्रमण धातुओं को के यौगिकों में धातु धातु आवंधों के बहुधा बनने में एक महत्वपूर्ण कारक है। तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है अगर हम चित्र 4.2 देखें, तो चित्र 4.2 जब हम देखें तो इसमें कह रहा है श्रेणी एक, श्रेणी दो, श्रेणी तीन। तो श्रेणी एक की सबसे ज्यादा है ना कण एंथैल्पी, फिर श्रेणी दो की, फिर श्रेणी तीन की, तो ये यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। यह बाहरी संक्रमण धातुओं के यौगिकों में धातु धातु आवंधों के बहुधा बनने में एक महत्वपूर्ण कारक होता है, ठीक है, तो जो धातु धातु आवंध होते हैं उनके बीच में ये महत्वपूर्ण कारक होता है संक्रमण धातु के बीच में, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने भौतिक गुण देखा जो कि 4.3.1 में था, ठीक है। ये देखो इसे याद रखना, अपनी पुस्तक से एक बार से और अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। हम जब अगली कक्षा में आगे पढ़ेंगे तो आपको बहुत सही तरीके से समझ आएगा और कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर आगे। बाकी अगली कक्षा में हम 4.3.2 संक्रमण धातुओं के परमाणविक एवं आयनिक आकारों में परिवर्तन देखेंगे, ठीक है। जब संक्रमण धातु होती है तो उनके परमाणविक एवं आयनिक आकारों में परिवर्तन देखेंगे। जैसे आयन होते हैं ना, जब +1 -1 होते हैं, जब +1 होगा मतलब उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दान दे दिया, जब इलेक्ट्रॉन दान देगा तो जो अपना परमाणु होगा वो छोटा हो जाएगा। जब -1 है तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसकी जो उसका जो आकार है वो बढ़ जाएगा, है ना। ये देखेंगे तो संक्रमण धातु के परमाणविक एवं आयनिक आकारों में परिवर्तन देखेंगे। ये आपकी पुस्तक में 4.3.2 में है, एक बार देख लेना, नहीं तो फिर आगे तो हम अपनी वीडियो में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद, थैंक यू।